हमने दो अवस्थाएं अच्छे से पढ़ ली है। तीसरी अवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। उसी का आगे का जो भाग है, जो एक एक पॉइंट हमने पढ़ा था, उसी का आगे का भाग क्या है, विशेषताओं के रूप में आपको पढ़ना है। हमने तीन अवस्थाएं पढ़ ली है। पहली अवस्था गर्भावस्था, दूसरी अवस्था शैशवावस्था, तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इस अवस्था में आपको अब क्या पढ़ना है, जो बातें हमने कल एक बेसिक तौर पे पढ़ी थी उसी को थोड़ी थोड़ी और अच्छे से समझनी है। हमने एक सबसे बड़ी विशेषता पढ़ी थी कि छोटे बच्चों में किसकी बातें, जिज्ञासा की प्रबलता ज्यादा होती है। वो चीजों को और तेजी से जानना चाहते हैं, है ना। तो पॉइंट भी पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि एक्सप्लेन किया जा चुका है। बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर किसकी प्रबलता ज्यादा होती है, जिज्ञासा की प्रबलता ज्यादा होती है। जिज्ञासा का मतलब क्या हो गया, जानने की इच्छा। बालक संसार में आने वाले जितने भी चीजें हैं उसके बारे में हमेशा क्या करता रहता है, प्रश्न पूछता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगर आप जानकारी बताते हैं तो संतुष्ट होकर फिर से प्रश्न करेगा। अगर आप जानकारी नहीं बताते, अब नहीं बताने से क्या होगा, उसके अंदर किसकी भावना आ जाएगी, निराशा। इस समय वो स्वयं जानने का प्रयास कर सकता है लेकिन वो सफल नहीं हो सकता क्योंकि चिंतन जो है उनका अभी अतार्किक चिंतन, कौन सा अमूर्त चिंतन नहीं आया है। दूसरी बात, इस अवस्था को कौन सा अवस्था कहा जाता है, स्टेज को प्रारंभिक विद्यालय की आयु। स्कूल जाने का समय है, इस कारण से 6 वर्ष के से लेकर के बच्चों को हम लोग स्कूल शिक्षा मानते हैं। अब तो नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को कहां से शुरू किया जा रहा है, नई शिक्षा नीति में जो शाला पूर्व शिक्षा है, शाला पूर्व मतलब शाला के पूर्व शिक्षा, एक शब्द आता है शिक्षा विभाग में, कौन सी शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा। इसको कौन सी शिक्षा कहते हैं, शाला पूर्व शिक्षा को आंगनवाड़ी शिक्षा, है ना। या फिर हम लोग बोले नर्सरी, KG 1 और KG 2, ये कौन सी शिक्षा हो गई, शाला पूर्व शिक्षा। क्योंकि अभी NEP 2020 के अनुसार अब इन कक्षाओं को भी शिक्षा व्यवस्था के चार जो अलग अलग क्या स्टेज हैं उसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ शाला पूर्व शिक्षा के साथ क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड, ये 5 कक्षा जो है बुनियादी शिक्षा, कौन सा कहा जाता है, फंडामेंटल, है ना, ये इसमें शामिल किया गया है। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु स्कूल क्लास फर्स्ट के लिए 6 वर्ष, और ये NEP के हिसाब से है। और जो हमारे यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना है उसके हिसाब से आप लोगों को पता होगा कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, 6 से 14। क्या ये 6 से 14 वर्ष की आयु वाला जो रूल्स है इसमें बदला है, आप लोगों ने तो नई शिक्षा नीति 2020 पढ़ा ही होगा, उसमें आपने क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी वो इसमें लागू है या नहीं है, क्या इसमें आधार रखा गया है। तो ये अभी भी ये अलग है, ये नई शिक्षा नीति है और ये अधिनियम है, तो अधिनियम से किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस इसमें नहीं किया गया है। मानसिक योग्यता की वृद्धि, अब अलग अलग चीजों को लगातार बच्चे पूछते जाते हैं, दिमाग में जानकारियां लेते जाते हैं, तो धीरे धीरे मेंटल जो डेवलपमेंट है वो उनका होता जाता है क्योंकि इस समय बच्चों में तर्क और विचार करने की क्षमता धीरे धीरे आती जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसकी बात थी। एक और था, कौन सी आयु, गंदी आयु। गंदी आयु का तात्पर्य क्या है, क्यों इस उम्र को गंदी आयु कहा गया है, क्योंकि इस आयु में बालक क्या होता है, गंदा और लापरवाह होता है, स्वयं के प्रति, स्वच्छता या सफाई के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उनको जहां पर भी आनंद मिलता है, जहां पर भी वो एंजॉय करना चाहता है वहां पर एंजॉय करता है। इस कारण से चाहे वो कीचड़ हो, गंदगी हो, कहीं हो, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको उस समय क्या आना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। इस कारण से इस उम्र को कौन सा, गंदी आयु भी कहा जाता है। दिख रहा होगा कीचड़ में, ये तो बनाया गया चित्र है जैसे लग रहा है ना, कि फोटो खींचने के लिए लगाया गया होगा, कीचड़ चेहरे में नहीं है।
विकास में क्या है, स्थिरता। विकास में स्थिरता का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? विकास क्या हो जाता है? स्थिर का मतलब, हाँ, रुक जाना। तो रुकना किस मामले में है? विकास में स्थिरता का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि बच्चे का विकास यहाँ पे रुक गया और समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य होता है कि जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास का डेवलपमेंट होता है, यहीं पर स्थायित्व तो आता है ना। सबसे ज्यादा स्थायित्व तो कहाँ आता है? बार बार बदलने वाली प्रवृत्ति जो थी वो यहाँ पर ना हो करके क्या आती जाएगी, उस पर स्थिरता आती जाएगी। कोई चीजें आप डेवलपमेंट का हिस्सा सीख रहे हैं तो बाल्यावस्था से पहले जो शिशु अवस्था या गर्भावस्था या इससे 2 ही अवस्था पढ़े हैं, इसमें जो अवस्थाओं में जो बदलाव आते थे वो कैसे थे? क्षणिक थे, धीरे धीरे तुरंत तुरंत चीजें बदलती जा रही थी। यहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट क्या होगा, स्थिर होगा, रुकेगा नहीं, है ना। उस पर स्थायित्व आएगा। स्थिरता का मतलब होता है स्थायित्व का। और ये भी हो गया। किसकी भावना आती है? समूह की भावना आती है। एक पेयर में रहने का इन लोग प्रयास करते हैं। रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि, जो भी चीजें नया कार्य करना होगा और उसको लगता है कि ये नया है, इसको करके देखना चाहिए, ऐसे कार्यों के प्रति इसमें रुझान आता है, रुचि आता है। क्योंकि इसको कौन सा उम्र कहते हैं? खेल की आयु भी कहते हैं। तो खेल भावना और समूह भावना, सहभागिता की भावना, सहयोग की भावना, सभी चीजें छोटे बच्चे खास करके 12 साल तक के बच्चों के अंदर आ जाता है। फिर है बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण। बहुमुखी मतलब सभी क्षेत्र में अपना व्यक्तित्व विकास करने का ये छोटा, क्योंकि तर्क करने लगा है तो उनको सामाजिकता समझ में आती जाती है कि सोसाइटी क्या होता है, परिवार क्या होता है। उसके बाद स्कूल में एक तो शिक्षक और छात्र, इन सब के बीच वो और उनके कार्यों के बीच सब अंतर करना ये सीख जाता है, और इसी अंतर को वो अपने अंदर समाते जाता है। और कहना चाहिए हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या अन्य गतिविधि के क्षेत्र में हो, सभी तरीके से अपना व्यक्तित्व निर्माण वो करने सीखता है। अनोखा काल है, अभी इसके बारे में भी चर्चा किया गया था। इसको लिख ही लेंगे ना, अनोखा काल को। किस अवस्था में? बाल अवस्था में। संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। धीरे धीरे बच्चे जब शिशु अवस्था से इस अवस्था में आते हैं तो शिशु अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है ना। चिड़चिड़ापन या रोने का भाव या अपने जिद को मनवाने का भाव जो शैशवावस्था में था, वो धीरे धीरे इसमें चेंज होता जाता है। अगर उसको समझाओगे तो वो समझता है और अपने संवेगों पे वो नियंत्रण कर सकता है। अगर कुछ चीजें बच्चों को चाहिए तो छोटे बच्चे को क्या होता है, बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है। लेकिन इस अब 12 साल की उम्र को, क्लास 8-7 की उम्र बच्चे को अगर समझाया जाए तो निश्चित रूप से समझेगा, है ना, कि आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। उद्देश्य सहित कार्य करने की प्रवृत्ति, जो भी कार्य होता है इसको कहा जाता है, आप काम क्यों कर रहे हो ये उनको जानकारी होती है ना। ये उनको जानकारी होती है ताकि जो टारगेट तय किया गया है उसको पूरा किया जा सके। जैसे आप बच्चों को बोल दिया जाए कि आपको 10 तक टेबल याद करना है, तो उनका टारगेट ये है कि हाँ मुझे 10 तक टेबल याद करना है। अब वो कायम सूर्य करेगा तो 10 तक पहाड़ा प्रयास करेगा वो याद करने का। तो जो टारगेट बेस्ड है उस पर है। वास्तविक जगत से संबंधित है। आज का जो समय है, अभी हमने देखा शैशवावस्था में क्या होता था, बहुत सारी चीजें वो क्या करता था, इमेजिन करता था। लेकिन यहाँ पर इमेजिन की जगह अब क्या हो जाएगा, रियल। जो चीजें घट रही हैं उसको ही अब उनको समझाना पड़ता है, वही चीजें वो समझेगा। अपने आप को बदलने के लिए वो क्या कर सकता है, बहुत सारे प्रयास कर सकता है। परिवर्तनशीलता इनके अंदर आ जाती है। किसी बात को अगर बोलता है, बताता है, तो वो उस पर क्या होता है, निश्चित रूप से तर्क वाली चीजें होती हैं। आप इसको समझिए कि केवल 6 साल के बच्चे को आप कल्पना मत कीजिए, आप पूरे उम्र के बच्चों को क्या कीजिए, कल्पना कीजिए। 12 साल के बच्चे को भी आप उसी में तोलें 6 साल की, क्योंकि थोड़ा सा उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल अवस्था दो अलग अलग अभी और अंतर आएगा। शर्म और गर्व जैसी भावनाएं भी आ जाती हैं। तो शैशवावस्था में जो चीजें थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा।
कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो क्या करते हैं, अपना मत देते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन कहते हैं, नाम भी याद होने चाहिए, हर बार नए नए लोगों का नाम आ रहा है, और ये तो 5-6 नाम है, आपको हो सकता है कई लोगों का नाम याद करना पड़े। ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन कहते हैं, बाल्य अवस्था वो समय होता है जब व्यक्ति का जो बेस है ना, आधार है, उसके दृष्टिकोण से मूल्यों का, आदर्शों का बहुत सीमा तक उनके अंदर निर्माण हो जाता है। तो किस पर ये फोकस किया है, आधारभूत दृष्टिकोण, उनका जो बेसिक जो सीखने का समझने का जो तरीका है वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है। मूल्य और आदर्श, मूल्य किसको कहते हैं, मूल्य, मूल्य को इस सब्जेक्ट के हिसाब से बताइए, है ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य वाला मूल्य नहीं है ना, यहां पर मूल्य मतलब होगा वैल्यू, और वहां पर प्राइस, ठीक है, उसको भी हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो उसका भी मतलब वैल्यू ही होता है। किसी भी व्यक्ति का वैल्यू क्या है, आपका क्या मूल्य है, आपके अंदर कितने वैल्यूज हैं, ये सब बड़े बड़े बातें जो होती है, तो मूल्यों का तात्पर्य ये है कि आपके अंतर्गत नैतिकता कितनी है, आपके विचार कैसे हैं, लोगों के विचार का आप कितने अच्छे तरीके से समर्थन और विरोध करते हैं, और आपके अंदर सही गलत को समझने की दक्षता है या नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरालिटी। ये सब मिल करके, जो अभी तो लिख ही दिया हूं मैं, ये सब मिल करके आपके वैल्यू तय होती है। आप मान के चलो कोई सामान है जो 100 रुपया का है, 100 रुपीज का है, तो उसका मूल्य, उसकी वैल्यू 100 के है ना, हम इससे ज्यादा इसकी दक्षता योग्यता और नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। आप एक कॉपी रखे हैं, उस कॉपी का जो मूल्य होगा वो 2,500-3,000 रुपए की कॉपी लेके आते होंगे आप लोग, लगभग उससे ज्यादा ही लाते होंगे, लाते होंगे कॉपी जो रखे हो। आप बोलोगे ये कहाँ से इतना महंगा हो जाएगा, है ना, क्यों हो जाएगा, 20-30 रुपए की है, तो उसका गुण, उसकी योग्यता, उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका रेट तय हुआ है, 25, 30, 40, 50, 100, है ना। अगर वो कॉपी का जो पन्ना है एक एक साइड चांदी का लेयर लगा होता तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सबसे प्रमुख चीज होता है उसमें पाया जाने वाला उसका गुण। तो किसी भी इंसान के अंदर गुण होना उसके मूल्यों और आदर्शों को दिखाता है। आदर्श अलग चीज है, आदर्श में भी बात करेंगे। आदर्श बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, आदर्श खुद से नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति आदर्शवान है तो निश्चित रूप से कब तक वो आदर्शवान होगा, जब तक किसी और व्यक्ति उनका अनुसरण ना करता हो, तब तक हम उसको आदर्शवादी नहीं बोल सकते, है ना। आपके भी कोई ना कोई आदर्श होंगे जिसके अच्छे गुण को आपने स्वीकार किया, तब आप बोलेंगे हम हमारे आदर्श ये हैं। कई लोगों को पूछा जाता है आपके आदर्श कौन है, बड़े बड़े लोगों का नाम बताते हैं, आप लोगों के आदर्श कौन है, कोई ऐसे व्यक्ति बताइए जो आप लोगों के आदर्श होंगे, उधर कौन है आदर्श आपके, कोई तो होगा ना जिसको हम लोग, आदर्श का मतलब होता है रोल मॉडल, जिसके नक्शे कदम पर आप चलते हैं, उनके आदर्शों को, उनके विचार को, उनके तौर तरीकों को, उनके गुणों को आप क्या करते हो, स्वीकार करते हो और खुद भी वो पालन करते हो, तब आप क्या कहलाओगे, उसके अनुयायी कहलाओगे, फॉलोअर कहलाओगे। जिसके आदर्श को माना जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है, वो अनुयायी कहलाता है। अनुयायी को इंग्लिश में फॉलोअर कहते हैं, है ना। और आप किसी भी व्यक्ति को जब सोशल मीडिया में जाते हो तो आप उनका फॉलोअर बनते हो, ठीक किए, सीधा फॉलोअर बन गए। फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी, उनके हमने गुणों को, उनके नैतिकता को, उनके सही गलत को हमने देखा परखा, उसके बाद हमने उसका
अनुसरण किया, अनुयायी बना, तब हमने जो भी वो करेगा, जो जिसके आप आदर्श मान रहे हो, उसके फॉलोअर बनोगे ना, तब तो आप उसके नक्शे कदम में चलोगे। तो नहीं, बस दिखा, ये तो ये होता है। अगर ए एक इसको अपना अनुयायी बना रहा है तो बी भी उसको, होता है क्या ऐसी? तो ये कैसी बात हुई? फॉलोअर का हिंदी में अनुयायी होता है, अनुयायी। जिस आप किसी व्यक्ति के आदर्श को समझे हो, स्वीकार किए हो, तब आप उनका अनुसरण करोगे, क्योंकि आपसे पहले वो है। तो ये तो ऐसे होता है, मैंने आपको फॉलो किया है, आपको फॉलो बैक करना है, होता है क्या ऐसी? हाँ, तो ये अलग बात है। बच्चे के अंदर जो बाल्यावस्था में आती है तो वो इन चीजों को धीरे धीरे समझता है और अभी समझना शुरू होता है। ये जो आदर्श है ना, किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ये, है ना। आप जैसे अभी जस्ट वो कॉकरोच वाला जो किशोरावस्था में आएगा, आप बिना कुछ जाने किसी व्यक्ति का क्या किया, कुछ दो चार चीजें सुना, उसके बाद उनके क्या हो गए, अनुयायी बन गए, मतलब इंग्लिश में फॉलोअर। आप आगे देखें, कुछ लोगों ने और क्या कहा है, जल्दी देखते जाइए। कोल और ब्रूस कहते हैं कि परिवर्तनशीलता बाल्यावस्था में इतनी तेजी से आती है, क्योंकि स्थायित्व धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो माता पिता के लिए बच्चे का जो डेवलपमेंट है, और क्या उनको विकास के लिए चीजें चाहिए, क्या हम उसको सही विकास दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसके लिए समझना उन माता पिता के लिए अधिकतर कठिन होता है ना। क्योंकि बाल अवस्था ऐसी अवस्था है, 6 से 12 साल में बहुत सारी चीजें बच्चा सीख जाता है। किलपैट्रिक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है बाल विकास में, बार बार इसका नाम आएगा। और इन्होंने जो स्टेटमेंट कहा है, ये सी टेट में पूछा जा चुका है कि बाल अवस्था जीवन का निर्माण काल है ना। किसने कहा है? तो वो कहा है किलपैट्रिक ने। कोल ने अलग बात की, कोले ने कहा है ये अनोखा काल जो बार बार आ रहा था, ये कोले ने एक बोला है कि किसी भी बच्चे का जो है बाल्यावस्था का जीवन, उसके लिए क्या होता है, अनोखा काल होता है। रास ने भी कहा कि हम बच्चे का जो डेवलपमेंट देखते हैं और हमको लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन रियल में ये होता है कि उसकी जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो रियल नहीं होती, बल्कि क्या होती है, मिथ्या, मिथ, है ना। जो आपको लगता है कि बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है ना, उसकी बुद्धि तर्क सब चीज आ चुका है, ये लोग बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। हालांकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी क्या है, बहुत सारी चीजें कमी होती है, जो अगला जो स्टेज में वो पूरी होती है। ठीक है, ये लोगों ने कहा, और लोगों ने जो कहा है उसको भी सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है। जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? किलपैट्रिक। अनोखा काल, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब ये एक बेसिक जानकारी ये है कि कितने उम्र में कौन कौन से विकास होते हैं। शारीरिक विकास को देखें तो बच्चे का जो हाइट है वो जब बढ़ता है तो लगभग 5 से 7 मीटर हर साल की गति से बढ़ता है, बढ़ रहा है, नापा जा रहा है। स्कूलों में तो जो स्कोर कार्ड जो मिलता है, प्रगति पत्रक जिसको बोलते हैं, उसमें हर साल मेंशन किया जाता है बच्चे का भार, बच्चे का वजन। आप लोगों ने देखा होगा ना उसका प्रगति पत्रक। अंक सूची में अंकों के विवरण से ज्यादा जो सह संज्ञानात्मक क्षेत्र की जानकारी होती है वो बहुत ज्यादा उसमें लिखा जाता है। अभी रिसेंट वाला जो किसी को मिला होगा प्रगति पत्रक, अब अंक सूची नहीं बोला जाता ना, ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, प्रगति पत्रक। उसमें अंकों का विवरण बस एक, कई बार अंकों का विवरण भी नहीं था, ग्रेडिंग सिस्टम चालू हो गया है, उसको भी ध्यान रखें। अंक सूची का भी विश्लेषण करेंगे कि अब क्या क्या उसमें होता है। एक तो पहला लंबाई लिखी जाती है, भार लिखा जाता है, 5 से 7 मीटर हर साल की गति से बच्चे का क्या बढ़ता है, हाइट बढ़ता है। वेट भी 9 से 10 वर्ष की आयु तक बच्चों का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है। जो बुद्धि का जो आकार है या विकास है वो ध्यान रखें। बाल्यावस्था के अंत तक मतलब कितने वर्ष के आसपास, 12 वर्ष के आसपास मस्तिष्क का जो प्रौढ़ मस्तिष्क का भाग जितना, मतलब वयस्क मनुष्य के सिर का जो वजन होता है उसका 95% जो मस्तिष्क का वजन है उतना 12 साल की उम्र में आ जाता है।
और हमने देखा है शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है, कितना था, 350 ग्राम। दांत, जिसको आप लोग बोल रहे थे 28 साल तक दांत नहीं आता, दांत 5 से 6 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकलना प्रारंभ होता है और 16 साल की आयु में सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। हालांकि स्थायी दांत जब आते हैं तो हो सकता है वो परिपक्व ना हो, लेकिन दांत आ जाते हैं। हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या, ये बात, ये जो हड्डियों की संख्या है इस कंटेंट पे मैंने सुधार किया था। हड्डियों की संख्या धीरे धीरे क्या होती जाती है, हड्डियां जुड़ते जाते हैं तो 206 हड्डियां एक सामान्य रूप से आ जाती है, 305 हो गया है। चलिए अंतिम विशेषता, संवेगात्मक। हमने देखा है बच्चे के अंदर ईर्ष्या, द्वेष और बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो संवेगात्मक में इस अवस्था में बालक में क्या आना शुरू हो जाता है, ईर्ष्या आना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा करना, मारना, है ना। और इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है कि बच्चे के अंदर झूठ बोलने की भी प्रवृत्ति आना शुरू हो जाता है, झूठे आरोप लगाना, उसका निंदा करना, निंदा मतलब बुराई करना, व्यंग्य करना, हंसी उड़ाना व्यंग्य करना होता है। ये सब चीजें बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है और कई बार बच्चे भयंकर लड़ाई भी करते हैं। ये चित्र दिख रहा है बच्चों की लड़ाई में, कभी कभी बच्चों की लड़ाई जब होती रहती है तो होता है क्या, कई बार, है ना, दोनों लोग अपने बच्चे की गलती को स्वीकार नहीं करते, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाथापाई भी हो जाता है। ये दो महिलाएं क्या कर रही हैं, गाना तो नहीं गा रही हैं, लड़ाई कर रही हैं। और कारण क्या है, ये जो बच्चे हैं, बच्चे के बीच विवाद हुआ, कौन सही था कौन गलत था, बच्चों को समझाया जाए, काउंसलिंग किया जाए, ये सब छोड़ करके सीधा हथियार उठा लिए, हथियार है क्या, उनके लिए हथियार है ना, हथियार उठा करके लड़ाई शुरू कर देते हैं। कभी कभी पुलिस केस तक हो जाता है ना, अधिकतर बच्चों की वजह से। तो इस समय आपको क्या ध्यान देना है, उनके संवेगों पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। वो भय भी आता है, क्रोध हो गया, निंदा हो गया, व्यंग हो गया, बच्चे के अंदर किसकी भावना भी आती है धीरे धीरे, भय। और मैंने कल बताया था कि वो वाला जो भय नहीं है जो छोटे बच्चों को हम बताते थे, भय कई रूपों में आता है। कई बार ये होता है कि अगर बच्चे को होमवर्क दिया जा रहा है और बच्चे का जो होमवर्क वो नहीं किया, ठीक है, इस उम्र में अधिकतर होता है, होमवर्क नहीं हुआ, कोई चीजें याद करने कहा गया, याद नहीं हुआ, अब अगले दिन हो सकता है वो स्कूल ना जाए। ये भी देखने को मिलता है, क्यों ना जाए, क्योंकि उसको क्या है, डर है या भय है कि कल मैं जब जाऊंगा तो शिक्षक के द्वारा कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो उसको मिलेगा ही। तो ये वाली भय उनके अंदर आ जाती है कि भविष्य में अगर ये गलती हो गई तो भविष्य में मुझे क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, इसको लेकर के यही लाइन लिखा है, भावी भविष्य के परिणामों को लेकर भय होता है, ना कि वो छिपकली आ गया या फिर कोई जानवर आ गया उसका भय नहीं होता है। परिवार और समाज के प्रति अनुशासन के संबंध में निराशा, ये तो बाल्यावस्था से ज्यादा अब धीरे धीरे आगे की अवस्थाओं में देखने को मिल रहा है कि जो परिवार ने कोई नियम या दायरा तय किया है कि आपको शाम को 6 बजे के बाद, अंधेरे के बाद घर आ जाना चाहिए, घर में आकर पढ़ाई करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, मतलब घर वाले क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, ठीक है, बच्चे के लिए बना हुआ है, उसी के अच्छे भलाई के लिए बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ये डिसिप्लिन को बंधन समझते हैं। अब बंधन समझने के कारण से ये परिवार का रूल्स है या समाज वाले भी, समाज का मतलब और बाहरी जो पड़ोस है या अन्य लोग भी बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं। तो इसको, इस अनुशासन के संबंध में उनके दिमाग में क्या होती है, निराशा की भावना होती है और यहीं से शुरू होता है आगे। जो आजकल तो समाज के प्रति और समाज के अनुशासन के प्रति निराशा युवाओं में ज्यादा है, ठीक है, नई चीजों को जानने के लिए जिज्ञासा, ये तो हो गया, बाल अवस्था में देखी जाती है। वाटसन कहते हैं बालक में भय आना, क्रोध आना और प्रेम, ये 3 संवेग प्रकट होते हैं, देखने को मिलते हैं, जिन्हें उसकी मुस्कुराहट में, उसके चिल्लाहट में या हंसी में हम आराम से या आसानी से देख सकते हैं।
किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। तो इनके अंदर भय भी आएगा, क्रोध भी आएगा और प्रेम भी आता है। तो ध्यान रखें, 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है, इसमें याद रखना पड़ेगा। सामाजिक विकास, ये आखिरी है विकासों में। सभी चीजें हो चुका है, पॉइंट बस देख लीजिए। समूह में या टोली में या पेयर में रहने की आदत इनकी होती है। दूसरा है, घर से बाहर भी रहना चाहते हैं, बहिर्मुखिता। घर में रहने में उनको क्या होता है? परेशानी होता है। दिन भर बच्चे घर में बैठकर नहीं रह सकते, उनको या तो बाहर खेलने का अवसर दिया जाना चाहिए या फिर और कोई गतिविधि में वो भाग लेना चाहता है। इसलिए तो कहा गया कि अनुशासन जो बांध दिया गया कि 6 बजे के बाद आपको आना है, तो उनको लगता है कि अब हम बंध गए हैं। सामाजिक स्वीकृति की चाह ये भी होता है कि अगर बालक में क्या जाए, कुछ अगर वो काम करता है, अच्छा कार्य करता है या प्रशंसा के लिए काम करता है, तो कुछ ऐसे काम में वो क्या करता है? लोगों से प्रशंसा सुनना चाहता है, उसके लिए उसकी इच्छा तीव्र होती है। अगर उनको कुछ काम दे दिया गया, पास पड़ोस के लोगों ने उन्हें कुछ काम दे दिया, जाकर कुछ सामान लेके आना है, उसके बाद उनको तारीफ कर दो, उनके यहाँ का बच्चा बहुत अच्छा है, कुछ भी काम दो तो वो करता है, तो ये सुन करके वो क्या करेगा? आज 1 किलो टमाटर लेने भेजा गया था, कल वो फिर से आएगा, है ना? बात वो क्या करता है? सुनता है। बालक इस आयु में टोली या समूह के सदस्य के प्रति वचनबद्ध होते हैं। ये कैसे हैं? अपने जो ग्रुप है उसके प्रति क्या होते हैं? वचनबद्ध का मतलब है, आज मैंने आपको अपने जेब से खर्चा करके कुछ खिलाया है, तो कल भी आपको खिलाना पड़ेगा, और कल आता है तो मैंने कल खिलाया था, आपको खिलाना है। अपने टोली या समूह के प्रति वचनबद्ध होते हैं हर मामले में। भाई केवल दुकान जाकर कुछ खाने के लिए बात नहीं है। मित्र चयन, मित्र चयन खासकर 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में क्या होता है? अपने ही साथ पढ़ने वाले लोगों के साथ ज्यादा आप घूमते बच्चों को पाएंगे, है ना? जैसे स्कूल का भी एक टाइम है और रिसेस होता है, छुट्टी होती है, अंतराल होता है, तो उसमें भी बाहर जब जाते हैं तो क्लास के ही लोगों के साथ अधिकतर घूमा जाता है। बच्चे में ये आदत होती है। कोई पहली कक्षा का छात्र जो है 7वीं कक्षा के छात्र के साथ बाहर घूमते नहीं देखोगे। ये क्या है? विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं, है ना? और ऐसा होगा कि एक 6 साल का है और एक 12 साल का है, दोनों साथ घूमे, तो इसको कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। 12 साल के लोग हैं तो 12 साल के एक साथ घूमते हैं, 10 साल वाले 10 साल के साथ घूमते हैं। चलिए, ये परीक्षा का जो है सामाजिक विकास में कौन कौन से चीजें आती हैं, इन्हीं चीजों को प्रश्न में शामिल किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 6 वर्ष के बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण आते हैं? अब उम्र के हिसाब से है 6 से 12। बालक सामान्य प्रश्नों के उत्तर, किसी भी चित्र को पहचानना, बिना झिझकपन के बेबाक बोलना, साथ ही भाषा का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना 6 साल की उम्र में सीख जाता है। और भाषा वही जो क्या हो, वो उन्होंने भाषा को क्या किया है? अर्जित किया है। 7वें साल में मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, वो 2 चीजों को अंतर बताने में आसानी से सक्षम हो जाता है, चाहे वो समानता बताने की बात हो या उनके बीच अंतर बताने की बात हो। उसके बाद 8वें साल में क्या होता है? इस आयु में बालक कोई जो मैसेज है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। कैसे? अगर घर में कहा जाए कि शिक्षक को कुछ बताना है ना, आज कि आपको 12 बजे के बाद घर आना है, तो टीचर को बता सकता है, सक्षम हो जाता है। कि ऐसा नहीं कि बताने के बाद वो भूल जाए, कुछ याद ना रहे। 8 साल के बच्चे में ये क्षमता आ जाती है। कुछ तो जैसे दुकान भेजा गया पैसा पकड़ा करके, 8 साल के बच्चे को लेन देन आना चाहिए। 100 रुपया पकड़ा कर भेज दिया गया है, तो उनको बोला गया है 10 सामान लेके आना है, तो कम से कम कुछ तो याद रहेगा, तो मैसेज दिमाग में कि हमको ये चीजें करनी है। 9वें साल में इस समय वो बड़े शब्दों के वाक्यों को भी बोल सकता है, दोहरा सकता है, और छोटे और सामान्य जो प्रॉब्लम है उसको भी वो क्या कर सकता है? सॉल्व। ये गणित की समस्या नहीं है, उनके जीवन में आने वाले कोई भी ऐसे
समस्या है या कोई ऐसा कठिनाई परेशानी होती है, वो 9 साल का जो छात्र है या बच्चा है वो अपने समस्या को खुद सुलझा सकता है या सक्षम हो जाता है सुलझाने के लिए। अब ये सभी में लागू नहीं है। अगर मानसिक रूप से सही डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का तो ये चीजें कर पाएगा वो। 10वें साल बालक में, 10वें साल में कौन से क्लास की बात की जाएगी? 4th क्लास या 5th क्लास, है ना। उसको दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्ष के नाम, समय का ज्ञान, घड़ी के समय का आपकी कितना बजकर कितना मिनट हुआ है, घड़ी देखना है ना। अब तो घड़ी जो देखा जाता है कैसे रूप में देखा जाता है? अभी बहुत सारे बच्चों को इस प्रकार से घड़ी देखने नहीं आता है। टाइम कितना हुआ है तो या तो मोबाइल देखेंगे या फिर डिजिटल वॉच रहता है उनके पास, उससे बताया जाता है। माह, वर्ष, ये सभी याद होने चाहिए। आप लोगों को मालूम है ना दिन, महीना, वर्ष हिंदी में कौन सा साल चल रहा है बताओ आप? हिंदी कौन सा साल? माह थोड़ी। सोच समझ के बताओ। क्योंकि दो प्रकार से होते हैं ना, एक होता है सन को निकालने के लिए विक्रम संवत और दूसरा होता है शक संवत। एक 78 साल आगे है, एक 57 साल पीछे है, जो अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चल रहा है उससे। चलिए ये अभी तो आप लोगों को पूछा जाएगा बाद में, इसको देखिए। बालकों को रुपए पैसे लेन देन की समझ तो हो ही जाती है। दैनिक जीवन में जो कार्य उसको खुद करने होते हैं वो सही ढंग से वो अपने अंदर निरीक्षण करके, तर्क करके, चिंतन करके वो करना शुरू कर देता है। कितने साल में? 11 साल में। 12 साल में अंकों के आगे और पीछे की उल्टी गिनती, साधारण या सामान्य जो गद्यांश है उसको पढ़ करके उसका समरी, सारांश भी बता सकता है। ये तो आप लोग भी अब नहीं कर पाते हो। किसी भी गद्यांश को पढ़ के सारांश अभी तो पूछा जाता है ना। गद्यांश समझते हो ना उधर किसको कहते हैं? फिर पैसेज। गद्यांश पैसेज को नहीं कहते हैं, है ना। मतलब उसी को हम लोग मान लेते हैं। या पैराग्राफ, प्रोस पोएट्री सुने हैं? प्रोस पोएट्री, प्रोस का मतलब होता है रियल में गद्यांश और पोएट्री का मतलब होता है पद्यांश। और जो आप बोल रहे हो उसको बोला जाता है अनुच्छेद, पैराग्राफ या फिर पैसेज। तो समरी बता सकता है। इस अवस्था में बालक किसी भी बात का कारण और व्याख्या कर सकता है, विभिन्न परिस्थिति में वास्तविक जानने की कोशिश कर सकता है। कहने का तात्पर्य है इस जो 12 में 12 वर्ष की उम्र में बच्चों को बहुत सारी समझ आ जाती है। बालक और बालिकाओं की ज्ञान इंद्रियां तीव्र गति से विकसित होती है और उसमें परिपक्वता आती जाती है, चीजों की समझ उनके अंदर आती जाती है। हर चीज को अब इनको अब बच्चों को, इस 12 साल की उम्र के बच्चे को आप कुछ भी बोल करके बेवकूफ नहीं बना सकते, है ना। तो ये चीजें 12 साल की उम्र में बच्चों के अंदर आ जाती है। ये एक बेसिक अंतर है। बाल्यावस्था को दो भाग में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरे को कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 साल, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 साल। तो 3-3 साल में बांटा गया है ना, 6 से 9 और 9 से 12। तो इसमें क्या बदलाव आता है? इस अवस्था में बालक के लिए, यहां देखें अंतर पूछ दे तो, बालक के लिए जो उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता और उनके भाई बहन हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं और इस समूह में रहते हुए बालक विभिन्न तरीके से व्यवहार को सीखता है। ठीक है। जो भी उनके ग्रुप में है, समूह में है, टोली भी बनेगा तो शुरुआत के जो 3 साल है, 9 साल तक की अवस्था में, अर्थात क्लास 3 तक, है ना, वो अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ वो रहता है, उसी ग्रुप में रहता है और उसी ग्रुप के अनुसार व्यवहार करता है। माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा, भाई बहन और हैं तो वो कैसा व्यवहार करते हैं, दादा दादी कैसा व्यवहार करते हैं, सबको लेकर के बच्चे का व्यवहार बदलता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग 9 से 12 देखते हैं तो वो, क्योंकि इन स्कूल जाने में वो क्या हो सकता है, घर से बाहर वो निकला है
तो उनके बहुत सारे दोस्त यार भी होंगे। तो अब वो भाई बहन के साथ घर में रहना पसंद नहीं करेंगे, बाहर अन्य साथी के साथ समय बिताना वो चाहता है। तो ये दोनों अंतर उम्र के साथ 3-3 वर्ष में बदल जाता है। उसमें माता पिता या भाई बहन या फैमिली मेंबर्स क्या है, ग्रुप का हिस्सा है। यहाँ अपने ग्रुप में किसको शामिल करता है, अपने अन्य साथी को, या अन्य लोग हो सकते हैं क्लास वाले भी हो या क्लास वाले ना भी हो। इस अवस्था में भाषा का जो विकास है बहुत अच्छे तरीके से होता है। किस अवस्था में, 6 से लेकर के 9 वर्ष। लेकिन इस अवस्था में बालक भौतिक वस्तु में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन सबको या इनके परिवर्तन को समझने लग जाता है। उसमें भाषा विकास को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। इसमें जो अन्य जो गतिविधि है, अन्य विषयों का जो ज्ञान है, जो कि इसमें अब क्लास 6-7 तक भी बच्चा शामिल होता है। तो 6-7 में ये सब चीजें स्कूल में पढ़ाया भी जाता है और चीजें भी धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है। हालांकि अंतर में अभी तक ज्यादा प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को कर दे तो अच्छे खासा सीखने का जो समय रहेगा उत्तर बाल्यावस्था रहेगा, है ना। और इसमें जो शिशु अवस्था है वैसा ही उनका व्यवहार ज्यादा रहता है। ठीक। एक एक और अवस्था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, लिख लीजिए। इसमें क्या क्या होता है, एज लिमिट क्या है इस टेस्ट का, 12 वर्ष से 18। कुछ जगह पर आपको 13 से 19 भी मिल सकता है ना। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। जो इंग्लिश में बातें लिखी गई है उसको एक एक पॉइंट को भी पूछा जाता है कि इस अवस्था में जो बच्चे का व्यवहार होता है वो कैसा होता है। आप लोग कोई हैं क्या इस एज में अभी, किशोरावस्था में? किशोरावस्था का समय बीत गया है कि 18 वर्ष से कम तो नहीं है। 21 वर्ष हुआ है कि नहीं हुआ है? 21 वर्ष नहीं हुआ होगा तो आप टीचर नहीं बन सकते, है ना। पता है ना, पहले क्या समय था जब कितने साल में टीचर बनते थे, 18 वर्ष आयु। लेकिन जिस समय से शिक्षक पात्रता और डीएड बीएड अनिवार्य किया गया है तो 18 वर्ष में तो संभव नहीं है। तो योग्यता को भी अब क्या कर दिया गया, उम्र को 21 रखा गया है। ठीक। ये जो अवस्था होगी, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इसके बारे में कहा है। और अवस्थाओं में खासकर बीएड वाले जो एग्जाम में, जैसे मिडिल स्कूल या हाई स्कूल वाले में, किशोरावस्था को अलग से ही टॉपिक में रखा गया है, क्योंकि इस अवस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया है। पहली बात जो किलपेट्री कहते हैं, इसको बहुत बार पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है जो क्या होता है, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। पहली बात तो इस अवस्था को समझिए, उम्र जो होती है 12 से 18 वर्ष, इसमें शारीरिक बदलाव भी बहुत तेजी से होता है। शारीरिक बदलाव के बाद जो सबसे ज्यादा बदलाव होता है वो मानसिक जो स्थिति होती है बच्चों की, उसको बताना समझाना, क्योंकि टीनेजर्स इसको कहा जाता है। 12 साल, 13 साल, 14 साल तक के बच्चे की स्थिति बहुत सामान्य रहती है, लेकिन 15, 16, 17, 18 तक होते होते बच्चों को बहुत ज्यादा सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस उम्र में अगर वो गलत संगत में अगर वो पड़ जाता है तो आपराधिक प्रवृत्ति में पड़ जाता है, तो उनको समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस कारण से कहा गया है कि ये अवस्था ऐसी होती है जीवन में, जो कुछ भी वो आगे कैरियर बनाने का जो काम होता है, जीवन बनाने का काम होगा, इसी अवस्था में, किशोरावस्था में ही होता है। इसके लिए अभी
जो दो चार अभी प्रश्न बन रहे हैं, इसके लिए जो अधिनियम बना हुआ है आप लोगों को मालूम होगा, किशोरावस्था के लिए एक अधिनियम बना हुआ है, बाल एवं किशोर अधिनियम, है ना। आप लोगों को ये भी पता होगा कि अब जितने सारे अपराध हो रहे हैं, वो अपराध कौन कर रहा है? किशोर। ये किशोर नाम का व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं, किशोरावस्था वाले व्यक्ति। आज के समय में जो अपराध हो रहे हैं इस एज वाले, खास करके 16, 17, 18, इसके लिए, इस उम्र वाले के लिए एक शब्द और जुड़ा है जो बालिग और नाबालिग, सुने होंगे, खासकर 16, 17, 18 को लेकर इतने सारे क्राइम होते हैं। और जो नाबालिग होगा, जो किशोर है और नाबालिग है, उनके लिए अपराधों में जो भी संगीन अपराध वो करता है, उन अपराधों के लिए जो बालिग या वयस्क को जो सजा का प्रावधान है वो इनको नहीं है ना। तो आज आप लोग तो कितना जुड़े होंगे किससे? न्यूज से, और सोशल मीडिया वाला न्यूज नहीं, जो मेन जो न्यूज होता है, जो गवर्नमेंट जारी करती है, और गवर्नमेंट एक आंकड़ा जारी करती है। कौन सा आंकड़ा? भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये सुने हैं क्या नाम? एनसीआरबी, है ना। ये हर साल रिकॉर्ड जारी करता है कि हमारे देश में कितने अपराध होते हैं, कौन अपराध में सबसे ज्यादा भाग लेता है, कौन सा राज्य अपराध करने में सबसे तेजी से आगे आ रहा है, कहाँ अपराध कम हुआ, किस उम्र के लोग ज्यादा अपराध करते हैं। तो इसमें एक रिकॉर्ड में आया है कि जो 16, 17, 18 के उम्र के लोग हैं उनके द्वारा अपराध किया जा रहा है, किसी भी मामले में अपराध हो। और हमारे पूरे देश में जो क्रिमिनल जो ग्रुप हो, है ना, जो अपराध को क्या करते हैं, उन लोगों ने इन्हीं बच्चों को मानसिक काउंसलिंग करके अपराध में उनको शामिल किया जाता है, लालच दे करके। अगर कोई 17 साल का जो बालक है, 17 साल वाले और 19 साल वाले में ज्यादा अंतर रहेगा क्या? नहीं। 17 साल वाले बालक को किसी हत्या में शामिल करा दिया जाएगा, इसी के द्वारा हत्या करा दिया जाएगा, शामिल सब रहेंगे। अब जब ये पकड़ा जाएगा तो क्योंकि वो क्या है, नाबालिग है, इस कारण से उनको जो अभी जो भारतीय क्या संहिता बना है, भारतीय अपराध वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएनएस। इससे पहले आईपीसी होता था, है ना। इसको भी आप लोगों को जानना है। पहले एक होता था आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसके तहत सजा होता था। अब ये बदल गया है, भारत का खुद का एक भारतीय अपराध संहिता आ गया है ना। भारतीय न्याय संहिता, अपराध नहीं, भारतीय न्याय संहिता, इसके तहत क्या होता है, अब सजा मिलती है। सुने होंगे ना आईपीसी, और एक होता था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये दोनों को क्या किया गया है, हटा करके नया नाम दिया गया है बीएनएस। तो इसके तहत हत्या के लिए उम्र कैद की व्यवस्था है ना। आईपीसी की धारा 302 के तहत सुने होंगे। हत्या कौन सी धारा? 302 एक क्रम का धारा है, जिसमें हत्या के लिए उम्र कैद या उसके नेचर के हिसाब से उसको सजा दी जाती है। तो जो कोई किशोर है, नाबालिग है, तो उसके लिए जो ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल जो चलेगा किशोर न्यायालय में चलेगा, ना कि मेन न्यायालय में। इनको क्या किया जाएगा, 17 साल का व्यक्ति है, उसको किशोर न्यायालय के माध्यम से बाल संरक्षण केंद्र में डाला जाता है। किसमें? बाल संरक्षण केंद्र, जहां पर उनको काउंसलिंग की जाती है, पढ़ाया लिखा जाता है, दिमाग को उनको ठीक रखने का प्रयास, ताकि वो अच्छा आदमी बनकर के आगे जा सके। चलिए, तो ये बहुत कौन सी अवस्था मानी जा सकती है, जीवन का सबसे कठिन काल। लेकिन बोला किसने है? किलपैट्रिक।
चलिए अब बात करते हैं इस अवस्था में होता क्या है। ये जो दिख रहा है ये किस उम्र के बच्चे हैं? ये तो आप लोगों से भी बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। किस उम्र के बच्चे हैं ये? टीनेजर्स हैं, युवा नहीं है ये, क्या है? टीनेजर्स हैं। बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो अब यहां से आप लोग पढ़िए। पहला चीज क्या देखने को मिलता है? जब भी हम बच्चे से बात करेंगे उनका जो चिंतन करने का तरीका, सोचने समझने का तरीका क्या हो जाता है अब? अमूर्त चिंतन। अभी तक हमने देखा है शिशु अवस्था में अतार्किक चिंतन, बाल्य अवस्था में मूर्त चिंतन और किशोरा अवस्था में अमूर्त चिंतन। तीनों को रोज पढ़ना, इसको जो भी आप लोगों को लिखाया बताया जा रहा है। समूह भक्ति की अवस्था होती है, जो ग्रुप है, ग्रुप के मेंबर को ही ये क्या मानते हैं? अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गया तो उनके साथ ये साथ देते हैं और काम करते हैं। विरोध की अवस्था, इस उम्र में जो भी बात आप बोलो उनको लगेगा कि ये गलत है, मतलब वो विरोध करेगा, चुपचाप सुनने वाले नहीं है। और इसी को हम लोग बोलते हैं अभी आज के समय में क्या बोला जा रहा है? अब इसको ये पता है कि नहीं? ये कुछ लोगों को पता होगा। टीनेजर या किशोरावस्था और युवावस्था के एज को क्या बोला जा रहा है? जेन जी। एक जेन जी एक अवस्था है, उम्र की अवस्था, जिनका जो जीवन शैली है, रहन सहन है और आज के दौर में जो उनका उद्देश्य है वो बिल्कुल बाकी लोगों से अलग है। जेन जी का तात्पर्य है जिन बच्चों का जन्म 2000 या 2002 के बाद हुआ है, ऐसे बच्चे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जेन जी। उससे पहले जेन वाई होंगे, है ना, ऐसे जा रहा होगा। अब जेड के बाद इसको जी बोला जा रहा है ना, जेन जेड नहीं बोलते, जेन जी, लेकिन लिखा कैसे जा रहा है? जी। इस अवस्था में चूंकि आप ऐसे इस उम्र वाले बच्चे, अभी देखिए कंपटीशन एग्जाम होता है तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के बच्चे या लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, ठीक है। अब पेपर 18 वर्ष के लिए सेम है, 25 वर्ष के लिए सेम है और 35 वर्ष के लिए सेम है। 35 वर्ष वाला कोई व्यक्ति जो है अपने पढ़ाई का तरीका परंपरागत ढंग से किया है, उनको आज भी पढ़ने बोला जाए तो वो परंपरागत ढंग से पढ़ने का ही वो प्राथमिकता देगा। 25 साल की उम्र वाले लोग कुछ कुछ कंप्यूटर जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, लेकिन 18 से 20 वर्ष के जो बच्चे हैं या 25 वर्ष के बच्चे से कम वाले, उनका जो पढ़ने का तरीका, उनको जो टीचिंग मिला है, वो जो एटमॉस्फेयर में रहा है, वो इनकी तुलना में तो काफी एडवांस है ना। आपने जो कंप्यूटर सीखा होगा जिस उम्र में, तो कंप्यूटर सीखने के लिए आपने कहाँ? एक कंप्यूटर सेंटर में ज्वाइन किया, वहां पर बैठ कर एक एक घंटे आपको मौका मिला, वहां से सीखे। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर की सारी जानकारी आपके पास है ना, और आप सीखने के लिए भी आपके लिए शिक्षक हैं। शिक्षक मतलब आप यूट्यूब देखिए, जितने ज्यादा स्टूडेंट हैं उससे ज्यादा पढ़ाने वाले हैं, वहां मिल जाएंगे आपको। जो भी आपको पढ़ना लिखना होगा आप सर्च करके पढ़ सकते हो। तो इनका बेनिफिट किसको मिल रहा है? जैन जी को। और इनके अंदर एग्जाम्पल विरोध की अवस्था का मतलब है उनको लगता है कि ये चीजें गलत हो रही है, तो ये एक साथ विरोध करते हैं और तख्ता पलट का भी कर सकते हैं। नेपाल देखिए ना, नेपाल का जो अभी हाल रहा, नेपाल में यही लोग जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जैन जी। 25 वर्ष से कम वाले उम्र के बच्चों ने पूरा नेपाल जला दिया, पूरा संसद भवन से लेकर सब चीज, क्योंकि वो गलत हो रहा था। और उसके बाद नेपाल में फिर से सत्ता आई, तो ये 25 साल की उम्र से कम वाले उम्र वाले जितने लोग हैं अभी सब मंत्री बने हुए हैं, देश चला रहे हैं, पूरा हटा दिए सबको, जितने भी पके हुए बाल थे सब गायब। तो ये पावर होता है। तो विरोध अभी जितने लोग जुड़ रहे थे काकरोच के साथ, है ना, वो कौन लोग हैं? आप लोग जुड़ना चाहेंगे? देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। कई लोगों को ऐसा जोड़ने के नाम पे डुप्लीकेट लिंक, फर्जी लिंक भी भेजा जा रहा है। बहुत सारी चीजें हो गई, कई लोग ऐसे जुड़ जुड़ के उनका खाता खाली हो गया है 2 दिन में ही। लोगों को लग रहा है कि ये वही वाला कॉकरोच है ना, लेकिन तो पैसा खाने वाला कॉकरोच निकल गया, वो पूरा खत्म खाता। उलझन की अवस्था, उलझन को लेकर किस प्रकार की उलझन की बात होगी? अपने जीवन को लेकर उलझन।
हमको आगे अब क्या करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी 18 या 17 साल के वर्ष के। यहाँ पर उलझन वाले जो अधिकतर जो किशोरावस्था है वो 15, 16, 17, 18 की बात की जाती है। इससे पहले का जो उम्र होता है वो बाल्यावस्था के जैसे ही व्यवहार रहता है, उतना बदलाव नहीं आता। लेकिन अंतिम 17, 18 के आसपास में अब कोई 17 वर्ष में कोई व्यक्ति क्या किया है, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो आगे अब क्या करे शिक्षा को लेकर के, है ना। और उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी भी बढ़ता जाता है। एक 18 वर्ष के व्यक्ति को अभी बताया था क्या मान लिया जाता है, सरकार बनाने के लिए सक्षम मान लिया जाता है कि ये मतदान कर सकता है और देश चला सकता है, देश बन सकता है, इसी के माध्यम से सरकार चल सकती है। तो अपने जीवन को लेकर के, आगे भविष्य को लेकर के बहुत सारी चीजें से वो जूझता रहता है ना। इस कारण से उलझन की अवस्था, और केवल शिक्षा की नहीं, जीवन के हर पड़ाव को वो क्या करता है, सुलझाने में वो उलझ जाता है। इसी कारण से जब भी किसी भी उलझन की आवश्यकता होती है, इनको सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है, काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को समझा सकते हो, बाल्यावस्था के बच्चे को समझा सकते हो, लेकिन जब किशोर अवस्था की बात आएगी, ये 17-18 वर्ष के इन युवाओं को आप कुछ भी बोल करके चुप नहीं करा सकते। इनको पता है कि क्या है सही, क्या है गलत, क्या है, पूरी तरीके से जान सकते हैं। आप लोगों ने ये इसका नाम सुना है, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इस उम्र के लोग जाते हैं, है ना। हालांकि वहाँ 25-26 साल के लोग क्या करते हैं आगे, पूरा कैसे हो गया एंटी, तो उलझन की अवस्था। फिर कहा गया है सबसे कठिन काल। अनोखा काल कहीं भी नहीं मिलेगा ना हमको। यही सब पॉइंट देख के लगता है कि अनोखा इसी में शामिल होगा, अनोखा नहीं है। संघर्ष और तूफान की अवस्था, टीनेज। टीनेज मतलब संघर्ष तूफान। जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर वो संघर्ष करते हैं। माता पिता की बात उनको लगती है, अगर कुछ समझा दिया जाए तो वो कड़वी लगती है। दोस्त यार जो बोल रहे हैं वो उनको अच्छा लगता है। ये चीजें उनके अंदर चलती रहती है। अधिकतर बच्चों को रोका जाता है किसी काम को करने के लिए, तो बिल्कुल वो उनके लिए क्या हो गया, गलत हो गया। अगर दोस्त यार कहे तो इसलिए समूह की भावना या दोस्त के प्रति, दोस्ती के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। टीनेज, टीनेज को माना जाता है 13 से लेकर 19 तक के जो गिनती में भी टीन टीन आता है ना। इस उम्र को इस मामले में भी क्या किया जाता है, 12 के बाद 13 और कहाँ तक जाता है वो 19। तो इस उम्र के बच्चों को भी किशोर कहा जाता है और टीनेज माना जाता है। पूरे गुण और व्यवहार किशोर के जैसे ही होते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। इमोशंस धीरे धीरे बदलते जाते हैं। हर चीज के प्रति संवेदनशीलता इनके अंदर दिखती है। स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जीवन इस समय आपका बन गया तो बन गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। बाल्यावस्था, शिशु अवस्था में सुधारने का मौका आपको बहुत मिलेगा, लेकिन इस उम्र में आप अच्छे कार्य किए तो आपका कार्य क्या हो गया, स्वर्ण काल। और यहीं से आप क्या हो गए, भटक गए तो आप घूमते रहो जीवन भर। आपराधिक प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था है। अभी मैंने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति बच्चे के अंदर बहुत तेजी से आती है। गुस्सा जो होता है, क्रोध जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, ये सभी चीजें इसमें आती है। क्योंकि उम्र के साथ साथ क्रोध और तनाव, स्ट्रेस ये क्षणिक नहीं होता है। तुरंत आप खुश हो गए, तुरंत दुखी हो गए। इस उम्र में अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया तो वो बच्चों के अंदर, किशोरों के अंदर लगातार वो घूमता रहता है। और हो सकता है उसको बुरा लग गया है तो वो उसका प्रतिशोध, बदला लेने का भी वो भाव उसके अंदर आता है। और वही चीजें किसको बढ़ावा देती है, आपराधिक प्रवृत्ति। तो जो अधिकतर 9वीं से 12वीं पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को जो मारने पीटने वाला काम जो होता है वो चीजें तो प्राथमिक और मिडिल स्कूल में लोगों को ज्यादा, बच्चों को ज्यादा समझाया जाता है। बातों से तो समझते नहीं है, तो उनको फिर वही काउंसलिंग करके प्यार से और समझाया जाता है।
है ना। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, खासकर 12th तक के बच्चे, इनके अंदर पहले जो पॉइंट था वो क्या है, चिंतन आ जा रहता है। तो इनके जो समझाने बताने का तरीका होगा वो क्या होगा, पिछली कक्षाओं से अलग होगा। तो इनको शिक्षक क्या करते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से समझाते हैं। बहुत कम ऐसी होते हैं जो बच्चों को मारा पीटा जाता है। अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था, ये बार बार यही आ रहा है। पैतृक अंतर्द्वंद, ये क्या होता है पैतृक अंतर्द्वंद, बताएंगे। पैतृक का क्या मतलब होता है, पेरेंट्स या माता पिता है ना, उनके बीच क्या होता है, अंतर्द्वंद। माता पिता के विचार बच्चों को एक भी नहीं मानेगा। तो ये चीजें चलती रहती है। कितना भी आप समझाएं, उनको लगेगा कि मुझे किसी काम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और वो वैसा ही काम करेगा जो माता पिता कहते हैं, उसका अपोजिट ही काम करते हैं। जो समझदार होते हैं वो मान जाए। चलिए देखेंगे फिर से अब इसमें जो कुछ कुछ व्याख्या भी है। किशोर जो होते हैं सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करते हैं, स्वयं पे। उनको लगता है कि मैंने पूरा उम्र जी लिया है, मुझसे ज्यादा जानने वाले दुनिया में कोई नहीं है। ये उनके अंदर क्या आ जाता है, भाव, गलत भाव है। क्योंकि उनसे ज्यादा उम्र कौन है, उनके माता पिता हैं। वो सही क्या है गलत क्या है, इस एज का जो परिणाम क्या है, ये माता पिता जानते हैं अच्छे से कि किस प्रकार से अगर ये बार जिस लाइन पे जा रहा है, अगर उसको ना रोका जाए तो ये भटक सकता है। अब वही चीज रोकने की बात की जाएगी तो फिर वो दबाव महसूस करेगा, तनाव महसूस करेगा। तो इस अवस्था में बालक स्वयं पर ज्यादा विश्वास करता है। किसी अन्य व्यक्ति या माता पिता की बातों को वो क्या करता है, अनदेखा, मतलब नेग्लेक्ट करता है, नहीं सुनता है, नहीं समझते हैं। स्वयं द्वारा कार्य को पूरी लगन से करता है। अगर कुछ काम उनको करना होगा तो कोई दबाव नहीं है, तो वो काम अपने मेहनत से अपने लगन से वो कर लेगा। लेकिन उनको कहा जाता है कि इनके द्वारा आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो उनको आ गया दबाव, है ना। और दबाव सहने की क्षमता इस पे नहीं होती है। विद्रोह की भावना, अभी हमने चर्चा किया। विद्रोह की भावना, इस अवस्था में विद्रोह की प्रवृत्ति अधिक होती है। इससे पहले हमने बाल्यावस्था में देखा था कि माता पिता जो अनुशासन जो देना चाहते हैं उससे थोड़ा सा वो तोड़ने का प्रयास करता है, सामाजिक अनुशासन को। इसमें क्या करता है, वो अनुशासन तोड़ता है। ये अनुशासन जो माता पिता या बुजुर्गों के द्वारा कुछ रूल्स बनाए होंगे, उस रूल्स को ही बदलना चाहते हैं, है ना। ये क्योंकि जो चिंतन हो गया है, तर्क हो गया है, वो आने वाले परिणाम को ना सोच करके तत्कालिक परिणाम को कोई भी किशोर सोचता है। बालक बुजुर्गों के द्वारा नियमों का पालन नहीं करते, है ना। बालक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे सामाजिक रूल्स हैं जो हमारे बुजुर्गों ने एक सामाजिक व्यवस्था के तहत बना के रखी है ना। अब आपको लगता होगा कि ये कहाँ का पुराना नियम नियम अभी आज तक चला रहे हैं। ये भी आप लोगों ने किसी न किसी मौके पे ये सोचा होगा। कुछ ऐसे नियम जो हमको लगते हैं कि अभी भी क्या हो गया, अब गलत है, अब नहीं ऐसा होना चाहिए। कोई सामाजिक नियम बताइए जो आपको लगता है कि बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, और उसको तो समाज के लोग ही बदलाव लाना चाह रहे हैं। मृत्यु भोज मान लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल देखिए जो आपको लगता है, आप एक किशोर के रूप में सोच रहे हैं, एक गरीब परिवार है, ठीक है, संवेदनशीलता भी बहुत अधिक होती है। एक गरीब परिवार है और उसका जो एक मुखिया था कमाने वाला, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बगल में एक क्या रहता था, किशोर अवस्था वाला एक लड़का रहता था। वो देखता है कि मृत्यु होने के बाद 10वें दिन क्या होता है, हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं, 10 गात्र होता है, 13वीं होता है। अब इसमें देखा जाता है कि क्या कराया जाता है, भोज कराया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये देखकर ये किशोर व्यक्ति बोलता है कि ये मुखिया ही चला गया है, अब उसके बाद इनके 5 बच्चे हैं, ठीक, कमाने वाला कोई नहीं है। अब इनको भोज के लिए अन्य जगह से क्या लेना पड़ा है,
कर्ज लेना पड़ा, कर्ज लेकर के क्या किया जा रहा है, मृत्यु भोज कराया जा रहा है। एक एग्जाम्पल है ना। अब ऐसी स्थिति में इसको लगेगा कि ये क्या इन लोगों ने क्या बनाया है, बुजुर्गों ने नियम बना दिया है ना। मैं जब आऊंगा शासन में तो क्या करूंगा, इस नियम को बदल दूंगा। ये युवाओं में भी है अभी, है ना। और किशोरावस्था से ये किसी भी नियम को, ये तो एक नियम है, बहुत सारे नियमों को ये बदलाव करने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। और ये देखिए अभी किसी भी नियम को बदलने का प्रयास करते करते सरकार ही बदल दी नेपाल की, है ना। बालक चुनौती का सामना करना सीख लेते हैं, यदि कुछ बात उसके मन मुताबिक ना हो तो वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा या नाराज हो जाते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये हत्या तक कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, किशोरों से लड़ना झगड़ना नहीं है, उनको समझाना है। आक्रोश की प्रवृत्ति, इस अवस्था में इतना परिवर्तन होता है कि जो मेंटल जो पावर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है ना। तो अभी बोला ना, लड़ना झगड़ना किशोरों से नहीं है, चार लोग घेर के पीट देंगे। इस अवस्था में बालक के अंदर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ापन होता है, आक्रोश होता है, जिसके कारण से इनको समय समय पे काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बदलाव होता है, भेदभाव और रूढ़िवादिता से दूर, जो रियल है वो रियल है, इसको लेकर के इनका जो क्या रहता है, विचार रहता है। इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव देखने मिलता है, हालांकि जातिगत भेदभाव अभी लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भेदभाव उनको लगता है कि हो रहा है या ये गलत हो रहा है, तो उनके लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं, ये जातिगत भेदभाव नहीं मानते। इस अवस्था में सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं और खेल कूद करते हैं। जो फ्रेंड सर्कल जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कहना चाहिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जितने लोग हैं ग्रुप में वो एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। ये भी है लक्ष्य के प्रति सचेत, पॉजिटिव चीज है ये। अभी तक जितनी सारी बातें हो गई किशोरों के लिए नेगेटिव चीजें हो रही थी, ये अच्छा चीज है। इस अवस्था में बालक को अपने लक्ष्य को लेकर निष्ठावान हो जाते हैं। कब, जब अच्छा काउंसलिंग मिले तब, है ना। संगति में इसी समय बच्चे पूरा बिगड़ सकते हैं, अपने पैरों में खड़ा होकर कुछ नया करने का भी प्रयास करते हैं और चलते वो, और इस नक्शे कदम में चलते भी हैं, और वे परेशान भी रहते हैं। अगर वो चीज प्राप्त नहीं हुआ तो परेशान रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बालक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए माता पिता से भी सलाह लेने का प्रयास करते हैं। ये अच्छा चीज ये है, पॉजिटिव चीज ये है। कुछ बच्चे होते हैं जो माता पिता की बातों को नहीं सुनते, लेकिन कुछ लोग इस समय माता पिता ही क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। बच्चा को क्या समझ है, उनका कोई समझ उसके अंतर्गत नहीं है। माता पिता ही क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। शिक्षक काउंसलिंग करते हैं, बड़े काउंसलिंग करते हैं समय समय पे, तभी जा करके इनका अच्छे से डेवलपमेंट होता है। जल्दी जल्दी देखेंगे। ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ये भी हो गया। समूह की सक्रिय सदस्य, अपने ही फ्रेंड सर्कल में रहने का प्रयास करते हैं। उत्सुकता और उदासीनता, कुछ नया चीज होने वाला होगा उसके लिए उत्सुक रहते हैं, और मन मुताबिक कोई काम नहीं हुआ तो वो क्या हो जाते हैं, किसी कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं। नायक पूजा समझते हैं। नायक पूजा का मतलब होता है इस एज में, अभी मैंने आदर्श वाली बात की थी, तो कोई भी व्यक्ति को, जो कोई सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है या कोई भगवान है, ठीक, उनको अपना आदर्श मान करके उनके प्रति वो संवेदनशीलता देखता है। कोई किसी अभिनेता अभिनेत्री को अपना आइडल मानता है इस उम्र में ना। आप लोग भी मानते होंगे, आप लोगों का समय बदल गया है। किसी क्रिकेटर को युवा से पहले जो किशोर हैं सभी मानते हैं। कहने का मतलब है कि मोबाइल में आप लोग देखेंगे तो मोबाइल रखते हैं, कोई स्टार है तो उनका जो क्या बोलते हैं, सामने जो रहता है स्क्रीन, स्क्रीन में इनका फोटो रहेगा, या क्रिकेटर का फोटो रह सकता है, या तो भगवान। जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले बच्चे होंगे वो भगवान का रखते हैं, है ना।
इस अवस्था में अभी जितने चीजें देखने को मिल रहा था, बुजुर्गों के नियमों का विरोध, उसको हम बोल सकते हैं कि समाज, या फिर अभी हमने देखा अलग अलग राजनेताओं के कार्यों का विरोध, तो राष्ट्र के प्रति हो या समाज के प्रति हो, उनके लिए संवेदनशीलता, संवेदनाएं इनके अंदर आती जाती है। दुविधा और स्वयं से सरोकार, बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। किशोरावस्था का मुख्य उद्देश्य ये हो गया कि वो सही और गलत में हमेशा कंफ्यूज रहता है और स्वयं से संबंधित सरोकार की वो भावना रखता है कि मेरे जो विचार हैं, स्वयं का मतलब होता है मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो जो काम कर रहा हूं वही सही है, लेकिन वो गलत होता है तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर फिर वो कंफ्यूजन आ जाता है, दुविधा आ जाती है। तो ये चीजें किशोर में, ये मानसिक स्थिति चलती रहती है। इसी कारण से अभी किशोरों को लेकर के बहुत सारे अधिनियम, नियम लाए गए हैं ताकि आपराधिक प्रवृत्ति से उनको रोका जा सके, उनको सही काउंसलिंग दिया जा सके। स्कूलों में अब समय में अभी जो सिलेबस जो आता है, खास करके हाई स्कूल वालों में, कि किशोरों के लिए अलग से काउंसलिंग हर महीने की जाती है, लड़कियों का अलग काउंसलिंग होता है, लड़कों का अलग काउंसलिंग होता है। कॉलेज में कम से कम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी काउंसलिंग किया जाता है, क्योंकि 17 वर्ष में बच्चे कहाँ चले जाते हैं अब, कॉलेज। तो 17, 18, 19, कॉलेज का जो 3 साल होता है वो भी अब लगभग किशोर यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। अब तो थोड़ा सा वो होगा कि 18 साल में ही आप शिक्षा के नियम के तहत, उम्र के हिसाब से अब 18 साल में ही आप क्या होंगे, 12th पास होंगे। तो ये सब चीजें किस अवस्था की बात है, किशोरा अवस्था की बात है। कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत का मतलब कौन क्या क्या बोला है। अभी एक हम लोग पढ़े थे, कौन सबसे पहले कौन लिखा, किलपैट्रिक था क्या, है ना। संघर्ष और तूफान की अवस्था, स्टेनले हॉल ने क्या कहा है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में एक सिद्धांत दिया है, इसको भी पूछा जाता है कि इस प्रकार किशोरावस्था एक नया जन्म है। इस अवस्था में बालक जो परिवर्तन लाता है वो परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, और जो जो भी आकस्मिक होता है, इसी कारण से इनको एक शब्द दिया गया है, संघर्ष और तूफान। जब भी पूछा जाएगा स्टेनले हॉल, ठीक है, तो संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल ने कहा है। किलपैट्रिक, संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध, ये सभी अवस्थाएं स्टेनले हॉल का बयान है। प्लेयर जॉन्स ने इसको बाल्यावस्था का जो अंतिम स्टेज है वहां से ये प्रारंभ होने वाली अवस्था है, और एक युवा अवस्था के पहले समाप्त होने वाली अवस्था मानी है ना। तो ये परिभाषा क्या है, उम्र को बता रहा है, इसके मतलब है। आइजेक किलपैट्रिक रास, इसका सबसे पहले हम देखें डेफिनेशन। किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, सबसे कठिन काल, और संघर्ष और तूफान का काल, ये रिपीट होता जाता है। किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जिस प्रकार से शैशवावस्था के बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, किशोरावस्था में भी वो चीजें देखने को मिलती है। क्रो एंड क्रो, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा है। कोल्हन कहते हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य की संक्रांति काल है। किसने संक्रांति काल कहा, किसने संघर्ष का और तूफान का काल कहा, किसने जीवन का सबसे कठिन काल कहा, यही चीजें भी लगातार पूछी जा रही है। तो ये था बाल विकास की या विकास की, खासकर बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज। पीडीएफ अभी मिलेगा, पीडीएफ को अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेंगे या फिर बचा है उसको पढ़ेंगे। चलिए, कुछ टॉपिक है जिसको आप लोग करना है। मैं गणित आप लोगों को कुछ बता देता हूँ बेसिक।
कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, जा रहे हो क्या आप लोग? अच्छा, ज्यामिति। ज्यामिति मतलब जियोमेट्री। सही। ज्यामिति में जो आपको पढ़ना है, रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल। आप बताइए, आप लोग इस टॉपिक से कितना परिचित हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। कोई है मैथ्स वाले? 1 2 3 4, ठीक है। देख, गणित। चलिए, इसमें कोई सब्जेक्ट वाली बात नहीं है। आप अगर पहली बार भी पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करेंगे। दो चीजें लिखा है हमने, एक है रेखा या लाइन, और दूसरा है एंगल। सबकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, समझनी है अच्छे से इसको, और क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक अब होता जा रहा है तो और रिपीट ना हो, है ना। तो हम लोग थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि इसको एडवांस मैथ्स भी कहा जाता है। उस हिसाब से आप लोगों को लाभ हानि प्रतिशत ये सब चीजें से अलग इसको समझना होगा। चलिए, किसी भी रेखा या कोण समझने से पहले आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है, ये सुने हैं, लिखेंगे बिंदु। यहीं से शुरुआत होगी रेखा, रेखाखंड और कोण। बिंदु किसे कहते हैं? एक, हाँ, पॉइंट या डॉट, है ना, पॉइंट बोल सकते हैं। बिंदु के बारे में लिखेंगे, बिंदु एक ऐसी वस्तु बोल सकते हैं, ऐसी चीज है जो अपरिभाषित है। परिभाषा इसका सबका लिखना है, अपरिभाषित है, जिसकी ना तो लंबाई होती है ना गोलाई, ना ही चौड़ाई। हम बिंदु को क्यों पढ़ रहे हैं आगे समझ में आएगा। ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्या है? बिंदु। बिंदु का जो डेफिनेशन होता है, रेखा और रेखा गणित और कोण में बिंदु का जो रोल है, इसको देखें तो ये कितने बिंदु दिख रहे हैं आप लोगों को? 4 बिंदु हैं, 4 पॉइंट है। ना तो इसकी लंबाई है ना, जब तक हम इसको क्या नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये कोई अन्य आकृति नहीं बनेगी। तो इसके लिए पहला परिभाषा ये है कि बिंदु को लेकर के ना तो इसकी गोलाई होती है, कोई भी एक ऐसे पॉइंट रख दिया गया तो क्या मान लिया जाता है, वो कोई आकार है। आकार तो है, निराकार नहीं है, है ना। निराकार कौन होता है?
ईश्वर, है ना, जिसका कोई आकार नहीं, क्या कहलाएगा? निराकार। और ईश्वर को निर्गुण भी कहा जाता है, जिसमें कोई, हाँ, हो गया फिर अध्यात्म की बातें बाद में, जिसमें कोई, लिख लिए। एक आध दिन आपको अध्यात्म की क्लास लगाई जाएगी, दर्शन पढ़ाया जाएगा। 100% भरोसा था मुझे कि आप लोग यही बोलोगे, जिसका कोई गुण नहीं। चलिए, दूसरा परिभाषा जो है आप लोग लिखें, हम आते हैं रेखा। लाइन किसको कहते हैं? रेखा या लाइन, या रेखा को ही अलग नाम दिया गया है सरल रेखा, रेखाखंड या रेखा में सिंपल लाइन, सिंपल लाइन नहीं बोल करके स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेंथ हो गया। अब ये इसका परिभाषा क्या होगा? अभी हमने एक बनाया था पॉइंट, है ना, जब बहुत सारे बिंदु को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, या बिंदु बिंदु बन करके एक नई आकृति का निर्माण करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक रेखा। अगर कोई बिंदु आपस में है और एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय है। रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय है। अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अब लाइन किसको कहते हैं? देखिए, यहां एक बिंदु है और इधर भी एक बिंदु है, दो बिंदु है। दो बिंदु, हो सकता है ये बिंदु अनंत तक हो, है ना, कहां तक हो? अनंत तक। तो जब दो बिंदु को हम मिलाने का प्रयास करते हैं तो एक किसका निर्माण होता है? रेखा। ठीक है, यह लाइन का, ये जो लाइन होता है दोनों ओर से एरो का निशान लिए हुए होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आगे कहां तक जा सकती है? यही है, अनंत। कोई भी रेखा होता है अनंत बिंदु का एक क्या है? सेट है। सेट मतलब समुच्चय है। इसको हम अगर आगे बढ़ाते जाएं तो ये कहाँ रुकेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर मान लें इसको ए लिखा जाए और इसको बी लिखा जाए तो ये हो गया ए बी, ऐसा इसको दर्शाया जाता है। ठीक, ऐसा लिखा जाता है कि एक सिंगल रहता है ए बी, मान लेते हैं ए और बी है। और दूरी की बात की जाएगी तो जो बिंदु जहां पर है उसके बीच की दूरी है, और ये अनंत की ओर जाएगा, ये रेखा कहलाता है। अगर इसी पे हम आगे बोलें कि एक और शब्द आएगा जिसको आप लोग बोल सकते हैं रेखाखंड। ठीक, अभी हमने देखा है रेखा किसको कहते हैं। रेखा की विशेषताएं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रश्न बन रहे हैं आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। रेखाखंड किसको कहेंगे? मान लो एक रेखा खींची गई है ना, अब हो सकता है ये यहां से मैंने मान लिया है 10 मीटर का, ये क्या है? रेखा है। 10 मीटर का एक लाइन है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, तो ये इस पूरे रेखा का पी और क्यू लिख देता हूं मैं, है ना। इस पूरे रेखा का एक छोटा सा हिस्सा है यहां से यहां तक,
तो हम इसको क्या मानेंगे, इस रेखा का एक आधा टुकड़ा या खंड। समझने के लिए परिभाषा को भी ऐसा लिखना पड़ेगा कि कोई रेखा ए बी के बीच, कोई उनके बीच की एक दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेखा खंड कह सकते हैं। अगर एक लाइन खींचा हुआ है, रेखा खींचा हुआ है, और ये है 12 मीटर, 12 मीटर की क्या है, रेखा है। यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, और यहाँ एक बिंदु है। तो इस रेखा को कितने खंडों में बांट के रखा गया है, कितने खंडों में? मैंने यहाँ पे ए नाम दिया है, यहाँ पे बी नाम दिया है ना। तो एक टुकड़ा या ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब सबकी जो दूरी होगी लगभग बराबर बराबर मैंने बांटा होगा, तो 3-3 मीटर ये होगा। तो 12 मीटर को हम रेखा खंडों में, 4 रेखा खंडों में बांट सकते हैं। समझ तो आ रहा होगा अभी तक, है ना? कोई भी ऐसे माना एक्स वाई तो आया नहीं है अभी। तो रेखाखंड की परिभाषा लिखें, किसी, इसी ऊपर के हिसाब से लिख देते हैं, किसी रेखा, मान लो कोई रेखा है जो ए और बी है। अब ऐसे चीज आप लोग गणित में देखते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती होगी, दूसरे जो शंकाएं हैं, ए बी का मतलब है ए से शुरू होने वाला और बी में खत्म वाला कोई एक ऐसी रेखा, ठीक है। किसी रेखा ए बी पर दो बिंदु पी क्यू लेने पर उनके बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ये कैसे समझे, यहां से खींची गई है ए और बी रेखा, और इस बीच में मैंने दो बिंदु लिया है। इस बिंदु को नाम दिया है पी का, और इस बिंदु को नाम दिया है क्यू का। तो पी और क्यू, पी और क्यू क्या है, इसमें एरो का निशान नहीं रहेगा। इसका ये मतलब है कि ये तय है कि ये आगे अब नहीं बढ़ सकता, इसका मान निश्चित है, ये आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक। तो रेखाखंड हो गया, रेखा हो गया। अब आपको कुछ जो परीक्षा में पूछा गया है सी टेट में रेखाखंड की विशेषताओं को लेकर के, उसको आप लिखें। रेखाखंड की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं, रेखा की विशेषताएं, रेखा या लाइन। पहली जो विशेषता है, कोई भी एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। ऐसे बिंदु बिंदु जुड़ जुड़ करके क्या बना हुआ है, ये रेखा बना हुआ है। तो एक सरल रेखा पर क्या होंगे, अनंत बिंदु होंगे। इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाए तो ये बिंदु ही बनेगा। दूसरी बात यह है कि एक जो बिंदु है, एक बिंदु से, कहीं से एक बिंदु की शुरुआत हुई, यहां से आपको लाइन खींचना होगा। तो एक बिंदु से, अभी इसको देखते हैं, अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बिंदु कहीं भी स्थापित है, वहां से मुझे लाइन खींचना होगा, तो कई लाइन एक बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा बात यह है कि एक सरल रेखा में क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, कहीं से भी लाइन हम लोग
ले सकते हैं। तीसरी बात, दो विभिन्न बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये जो गुण है ये लाइन टू लाइन आया था कूट में, है ना, तो वो ध्यान रखेंगे, रूल्स या नियम जानेंगे रेखा और रेखाखंड का। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया है, एक रेखा पर कई सारे बिंदु होते हैं। दूसरा है एक बिंदु से हम कई सारे ऐसे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तीसरी बात हो रही है कि दो अगर बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी, तो दो विभिन्न बिंदु से एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है। माना कर रेखा, एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो आगे अनंत की ओर जाएगा ही, यहां से और ऐसे हम लोग क्या नहीं कर सकते, और रेखा नहीं खींच सकते। फोर्थ, एक रेखा पर आने वाले बिंदु संरेख संरेख मतलब कॉर्नियर पॉइंट कहलाते हैं। जो पहला लाइन है कि अनंत बिंदु होते हैं और सभी बिंदु क्या है, एक ही लाइन पे रहेंगे, ऐसे आगे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। बिंदु इस प्रकार से आपस में चिपके हुए हैं कि हमको कैसा प्रतीत होता है, वो लाइन खींची गई है। तो संरेख का मतलब एक ही रेखा पे आने वाली बिंदु। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब एक रेखा पे जितने बिंदु आते हैं उसको हम लोगों को ये प्रतीत होता है कि ऐसे यो चिपका हुआ है या लगा हुआ है, सटा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। और पांचवा है, एक रेखा से जाने वाली, सॉरी एक रेखा ने, एक बिंदु से एक बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं संगामी कहलाते हैं। एक बिंदु से जितने रेखाएं जा रही हैं वो क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं। ये बेसिक जानकारी है, ये अगर आ जाए, क्योंकि अब प्रश्न का नेचर जो है बहुत सारा चीज बदल गया है। तो पहली बात ये भी अभी आपके दिमाग पे फिट नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, तो ये ध्यान रखेंगे, रेखा किसको कहते हैं, एक लाइन जो अनंत तक जा सकता है। साइन क्या होगा, दोनों की ओर एरो का निशान। अगर हम लोग बात करें आगे, एक और शब्दावली आता है, उसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, किरण, रे। इसको कहा कहेंगे, एक लाइन खींची गई है, एक रेखा है, रेखाखंड भी है। जब हम लोग एक दिशा को क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ये आगे बढ़ता जाएगा, कहां तक बढ़ेगा, ये अनंत तक। और यहाँ पर शुरुआत हुई है तो इधर वो नहीं जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण। प्रकाश की किरण, आप देखें हम लोग टार्च में क्या करते हैं, लाइट लगाते हैं, जलाते हैं, तो प्रकाश की किरणें होती है। यहाँ पर जहां से वो उसका सोर्स है, जहां से वो निकल रहा है वो स्थिर है, प्रकाश इधर की ओर नहीं आती है, टार्च से और निकल के नहीं जाती है, यहाँ से वो आगे बढ़ती है।
तो वो उसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की रेखा क्यों नहीं बोलते, अगर वो टार्च रहता ऐसे, इधर भी प्रकाश जाता इधर भी प्रकाश जाता, तो प्रकाश की रेखा कहलाती है वो। ठीक है, कोई ऐसी वस्तु जो दोनों तरीके से क्या करता है, भाग लेता है, तो इसको बोलेंगे, लिखेंगे रेखा का वह भाग जिसका एक सिरा निश्चित होता है, तथा दूसरा सिरा क्या होगा, इसकी भाषा में अनंत। हाँ, दूसरा सिरा क्या होगा, अनंत होता है, क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। ठीक, बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, बिंदु से, पॉइंट से शुरू करके मैंने तीन चार चीजें आप लोगों को बताई है। ठीक, अब देखिए, बात करेंगे अब रेखा या रेखाखंडों की, तो उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, है ना। जब रेखा सीधी जाती है ना, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, जब रेखा अपर डीपर होकर जाएगी तो क्या नाम देंगे, उसको लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखें, इसको छोटा कर देते हैं, ये किरण समझ में आ गया ना। अब लिखेंगे रेखा के प्रकार। एक आपने देखा होगा, सुना होगा, वक्र रेखा सुना है, वक्र को क्या बोलते हैं, कर्व, है ना। लिखेंगे, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। सरल रेखा सुने हैं आप लोगों को, देखिए वक्र रेखा किसको कहते हैं, लिखेंगे परिभाषा, वह रेखा जो सीधी या सरल ना होकर, वह रेखा जो सीधी या, परिभाषा इसलिए लिखा रहा हूं, मैं मौखिक बताऊंगा तो आप लोग एक दिन, दो दिन, तीन दिन, उसके बाद उड़ जाएगा, इसको पढ़ेंगे रोज। टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे ये कोई ऐसा लाइन खींचा गया है लेकिन वो सीधी नहीं है। इसी का अपोजिट जो होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वह रेखा जो सीधी जाती है। अभी देखे ना, सबसे पहले सरल रेखा, वक्र रेखा कैसी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, सीधी रेखा कैसी चलेगी, सीधी चलती है। अभी तक कोई परेशानी तो नहीं है ना। जो टेढ़ी मेढ़ी चलती है उसका नाम देखिए, एक बार हिंदी में पूछा गया था कि रिजु का विलोम, तो रिजु का विलोम होता है वक्र, ठीक है, कर्व होता है। ये हिंदी में अपोजिट शब्द में ये पूछा जाता है, रिजु का विलोम शब्द, तो कर्व। आप लोगों ने कोई लाइन क्षैतिज सुना है, क्षैतिज किसको कहते हैं, क्षैतिज रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा परिभाषा लिखेंगे। हाँ, इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। वह रेखा जो
पृथ्वी के धरातल के समानांतर होती है। अब नया शब्द आ गया, समानांतर। समानांतर रेखा भी अभी लिखना है। मान लो ये धरती है, अभी धरती अभी हम लोगों को लगता है कि समतल है ना अभी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं तो धरती गोल नजर आएगी। मान लो धरती क्या है, समतल है, ये धरती है, और आप कोई समांतर या समानांतर, सेम है, समान अंतर, समानांतर, धरती के ऐसे ही ऊपर कोई ऐसी लाइन खींची गई है तो ये जो रेखा कहलाएगी धरती के पैरेलल। चलिए पैरेलल बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए उसी को लिखते हैं अभी, समानांतर रेखा। इमेज भी बनाते जाएंगे ना। ये धरती है, तो धरती जिस स्थिति में दिख रही है उसी के बराबर एक लाइन खींची गई है, वो क्या है, देखिए इसको देखिए। ये जो मार्कर जो है अभी जो रखा हुआ है वो किस एंगल पे रखा हुआ है, एंगल बोले तो अलग है ना। और एक रेखा में बता दीजिए किस रेखा में है, क्षैतिज रेखा में रखी हुई है ना। अब इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये क्या हो गया, वर्टिकल बोला जाता है ना। वर्टिकल को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे, क्षैतिज रेखा दाएं से बाएं, इस प्रकार से तो लिखेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल। ये रेखाएं पृथ्वी के धरातल के लंबवत होती हैं। मान लो ये धरातल है पृथ्वी का, तो ये होगी रेखा, रेखा ए, रेखा बी। बी नहीं बोल सकते, हाँ बी, बी लिख देंगे, जहां पर ये हो गया ओ, तो ऐसा कर देते हैं। ए बी धरातल का एक स्थिति है जहां पर सी एक रेखा है, रेखा ओ सी, ठीक है, सी ओ या ओ सी। समानांतर रेखा किसको कहेंगे बताइए अब। समानांतर, हाँ, रेखाएं। समानांतर रेखा हमेशा दो रेखाओं के बीच की तुलनात्मक होती है। एक लाइन नहीं होगी, इसमें कितने लाइन होंगे, दो लाइन होंगे। और जो दो लाइन होंगे वो ऐसे जा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो लाइन है, कितने लाइन है इसमें, दो लाइन है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, ये सी और डी। पहला लाइन को क्या नाम से पढ़ते हैं, लाइन ए बी, दूसरे को लाइन सी डी। तो समानांतर में इनके बीच और इनके बीच, ये इमेज को देख के समझिए, हाँ इनके बीच और इनके बीच क्या डिफरेंस है, इनके बीच का जो अंतर होगा, अगर 3 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ है तो 3 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ भी होगा। ये आगे ये लाइन ऐसे जा करके टेढ़ी नहीं होगी ऐसे, और ना ही ये टेढ़ी होकर के ऐसे मिलेगी, आपस में ये जो लाइन है कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो लाइन समानांतर रूप से आगे बढ़ती है और एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है, क्रॉस नहीं करती है, इसकी भाषा में प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो, समांतर या समानांतर रेखाएं। वे रेखाएं जिनके बीच, वे रेखाएं या लाइन
बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। इसका कोई निशान आता है क्या समानांतर का? ठीक, ध्यान रखेंगे। यही बेसिक चीजें आपको काम आएंगी। ए बी समानांतर है सी और डी के। क्योंकि आने वाले गणित के सवालों में आपको ये मिलेगा, ये चीजें नहीं लिखी रहेगी, ए बी पैरेलल सी डी, ऐसा पढ़ा भी जाता है। ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब है कि आप जब भी सॉल्व करेंगे कोई ऐसा लाइन खींचेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि ए बी क्या है, सी डी। ठीक है, और इसके बाद इस पर लिखा गया है आगे ऐसा, है ना। तो ये हो जाएगा जितना सेंटीमीटर का वो बीच में इसका गैप है, लंब डाला है या एक दूसरे को क्रॉस करता है। कभी कभी आ जाएगा कि एक दूसरे को इसको बीच में काटा जाता है। ठीक है, ए समानांतर है सी डी जिसको प्रतिच्छेदित करती है ई एफ। ठीक, ऐसा आप लोगों को सवाल मिलेगा। यही सब तो देख के आप जो अदर सब्जेक्ट वाले होते हैं, जो अदर एग्जाम देते हैं, क्या क्या आया होगा ये सोचकर छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एडवांस मैथ्स बहुत कम पढ़ाया गया स्कूल को टाइम में, है ना, छोड़ दिया जाता था क्योंकि टाइम टेकिंग भी रहता है और पढ़ाने में भी क्या है, समय लगता है। तो हम लोग अभी समय है तो आराम से पढ़ सकते हैं इसको। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। ए और बी दो ऐसे समानांतर रेखाएं हैं जिसको ई और एफ क्या होता है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक नहीं होगा। चलिए, इसी बीच होगा कौन सी रेखा फिर? टाइम हो गया क्या, नहीं हुआ है अभी? असमानांतर रेखा, इसको हम लोग क्या बोले हैं? असमानांतर रेखा को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लाइन। सुनिए, लिख लीजिए, सुने बहुत हैं। कन्वर्जिंग लाइन, असमानांतर रेखा। समानांतर रेखा में क्या चीज समझ में आया? दो ऐसे लाइन जाएगी और एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी, कितना भी दूर चला जाए, कितना किलोमीटर चला जाए। इनके बीच का जो गेप है दो, ये मान के चलिए दो टार्च मैंने ऐसे पकड़ा है और दोनों टॉर्च ऑन किया। ठीक है, ऑन करने के बाद टार्च का जो प्रकाश है वो कहीं जाकर ऐसे आपस में मिल जाएगी क्या? मैंने ऊपर टार्च दिखाया तो कभी जाके मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, धीरे धीरे उनके बीच का गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी दोनों जो किरणें हैं, रेखाएं जो है, लाइन है, मिल जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो वो रेखा हम लोग को क्या बोला जाएगा? समानांतर रेखा। वे रेखाएं जिनके बीच
अंतर नहीं होता। आगे बढ़ने पर आपस में मिल जाती है। या प्रतिच्छेदित करती है। ये एक रेखा है ए बी, और एक रेखा यहां से जा रही है सी डी। तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये यहां से मिल जाएगा। हमने अलग अलग एंगल से पकड़ा है और ऐसे थोड़ा सा मोड़ दिया, तो कुछ दूरी के बाद वो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर लेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमानांतर रेखा। हो गया था। अंतिम है रेखाओं में, क्वेश्चन लिखता हूं, प्रतिच्छेदी रेखा। असमानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा में अंतर है। वे रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर जो किसी एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करते हैं या काटती है। मान लो एक ऐसी रेखा मैंने बनाई है, ये है ए बी। ठीक, एक रेखा मैंने खींचा ए बी, और यहीं से एक रेखा और चली गई सी और डी। तो दो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु हो गया यहाँ पे, वो ऐसा स्थान जहां पर दोनों बिंदु क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो हम इसको एक नया नाम ले देते हैं ओ। अधिकतर जो लाइन आपस में क्रॉस करेगी उसको ओ नाम से अधिकतर दर्शाया जाता है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जीरो या ओ रखा जाता है ताकि आप क्या कर सके, इसको समझ सके। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे आने वाले आपको जो समानांतर रेखाएं काटेगी तो उसको समझना जरूरी है। इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, सॉरी एंगल बन रहे हैं, त्रिभुज नहीं, एंगल। अब एंगल कैसे बन रहे हैं, आपको इसमें एंगल पूछा जाएगा कौन कौन सी जगह कोण बन रहे हैं। अभी कोण, इसके बाद कोण का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से एक लाइन सीधा तो गया है, लेकिन यहां पर अगर देखें इधर भी एक लाइन गया है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक एंगल मिल रहा है। चारों तरफ से कोई ना कोई यहाँ पे एंगल किसको कहते हैं, जहां पर भी कोई ऐसा मोड़ दिखे वो हमारे लिए क्या है, एंगल है। कोण दिखे तो इस एंगल को बोला जा सकता है ए ओ सी। ठीक, कैसे पढ़ेंगे, ए से शुरू हुआ, ओ शीर्ष कहा जाता है इसको, शीर्ष से वो अन्य स्थान पर वो आगे गया। तो यहाँ का जो मोड़ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण ए ओ सी। ठीक, अब आप लोग को बोल के बताना है, यहां से मैं ऐसा एक एंगल बनाऊं तो इसको कौन सा एंगल पढ़ेंगे, बी से पढ़ो, बी को पहले बोल रहे हैं ना, बी ओ सी। हमेशा जहां पे शीर्ष है उसको मध्य पे रखना होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, कोण बी ओ डी। यहां पर एक एंगल बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, ए ओ डी। तो चार कोण यहाँ पे बने हुए हैं, और यही प्रतिच्छेदी रेखा जो है आपको आगे पढ़ना है। जैसे अभी दो समांतर रेखा में एक कोई क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है। कुल मिलाकर के अलग अलग स्थानों पे 8 कोण बनते हैं, है ना।
8 कोण बनेंगे। इसको एक बार पढ़ाया भी था क्या? आप लोग तो बैठे भी थे साइंस मैथ्स के समय में, इसको एक बार एंगल के बारे में आप लोगों को बताया था। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आपको, आ रहा है ना? क्योंकि इसको फिर से आप पढ़ेंगे, इसमें ना दो जो रेखाएं हैं उसका आपको बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है, समानांतर रेखा वाला और प्रतिच्छेदी रेखा वाला, जो इसको कैसे कैसे क्रॉस होता है। अभी मैंने इसको तो ऐसा बना दिया था, ये तो ऐसा भी तो हो सकता है। इस लाइन को, इस रेखा को मैंने सीधा कर दिया, ठीक, तब भी यहां पर कोण बनेगा। ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये नापेंगे तो 90-90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर ये बिंदु क्या कहलाएगा? ओ। अब मैंने इसको लिख दिया, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, तो तब भी आप बना सकते हो ए ओ डी, ये वाला, इसको घुमाना बस तो है, फिर ये बन गया है। फिर बी ओ सी, बी ओ डी, ठीक है, और ए ओ सी, जो हमने ये बनाया है वही चीज ये भी है। अभी कोण के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी चीजें समझ में आएंगी कि ए बी बराबर 180 डिग्री होता है। अभी इसी से पूरा प्रश्न बनेगा, ठीक है। प्रश्न दिया है ए बी एक सरल रेखा है जिसका मान 180 डिग्री है, ठीक है। तो आपको प्रश्न आ गया ए ओ डी का मान बताओ, यही तो प्रश्न आता है हमेशा बस। अब प्रश्न देख के दिमाग फिर चकरा जाता है। इसका मतलब है कि अगर ए से बी तक का एक लाइन है 180 डिग्री का है, यहाँ पर कोई ऐसा क्या कर दिया है, बिंदु काटा हुआ है, तो आपको इसको दिखाना है। असल में इसको ऐसा बनाया जाता है, जब भी समकोण होता है उसको इस प्रकार से बॉक्स बना करके बताया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो भागों में बांटना पड़ेगा। ऐसे अभी बनाएंगे इसको, फिर अभी ज्यादा में फिर दिमाग क्या हो जाएगा, उलझ सकता है। चलिए कल हम लोग एंगल को देखेंगे, कल मतलब अगले क्लास में। इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ के आएंगे तो फिर आगे सवाल हल करने में आसानी होगी।